मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जो कुछ भी आज तक है, माशाल्लाह इट्स हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। अल्लाह ताला की बड़ी जो है मदद रही इसके अंदर। मैंने ये कंपनी 2002 में स्टार्ट की थी अपनी टेक्निकल कलर सॉल्यूशंस के नाम से, और मेरा जो कोर बिजनेस है वो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हम टेक्सटाइल में क्वालिटी कंट्रोल के इक्विपमेंट्स और प्रोसेसिंग मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं, और इंडस्ट्री में आजकल ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री 4 को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये नीचे मैंने अपनी कंपनी का वेबसाइट दिया हुआ है tech-color.com। यू कैन विजिट आवर कंपनी देयर। स्टार्ट करने से पहले सर लेट्स सेट फ्यू रूल्स। मैं लेट मी फिनिश फर्स्ट। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप सब लोग, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरा एनवायरनमेंट आपसे डिफरेंट हो सकता है। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लीजिए, और हम इंशाल्लाह ताला उनको आखिर में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अपनी क्वालिटीज और रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, जो आपके पास आइडियाज हैं, उनको इवेल्युएट करते जाएं, और हम उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। शायद मैं एक ही हूँ जो बिजनेस कर रहा हूँ। फादर जो हैं वो एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर हुए, तो 15-16 साल हो गए उन्हें रिटायरमेंट को। और मदर जो हैं वो हाउस वाइफ, डेडिकेटेड मदर। 5 भाई हैं हम लोग, और पांचों को बड़ी मेहनत से पाला है उन्होंने। टिपिकल फैमिली बैकग्राउंड। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट कार्ड चेक करना, बच्चों का फर्स्ट आना बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की एजुकेशन, उनकी तरबियत, जो एक नॉर्मल फैमिली का बैकग्राउंड होता है। मेरे 3 भाई जो हैं वो सिडनी में रहते हैं, इंजीनियर्स हैं। मेरा एक भाई जो है वो किंग्स हॉस्पिटल रियाद में है, ही इज माशाल्लाह सर्जन। और मेरी एक बेटी है और दो बेटे हैं, और तीनों पढ़ रहे हैं इस वक्त। मेरी जो वाइफ हैं वो क्वालिफाइड ग्राफिक डिजाइनर हैं, और एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी बिफोर मैरिज। अब जो है वो मेरे साथ बिजनेस में मेरा हाथ बटाती हैं। अच्छा, मैं कोशिश ये करूंगा कि हमारी जो क्लास की लर्निंग है वो मेरी स्टोरी के साथ रिलेट हो जाए, क्योंकि मैं जब ये पढ़ रहा था सर के साथ, ये कोर्स कर रहा था डॉक्टर शाहिद साहब के साथ, तो मुझे लगा कि इट्स वेरी वेरी मच रिलेटेड टू माय एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो आप इसको रिलेट करते जाइएगा, और उसमें आप देखते जाइएगा कि मैंने कब कहाँ ऐसा कोई काम किया है, मेरे बर्ड्स इन हैंड क्या थे, मेरी लॉस करने की एबिलिटी क्या थी, मैंने अपॉर्चुनिटीज को किस तरह कन्वर्ट किया, अपनी रिसोर्सेज को किस तरह यूज किया, वगैरह वगैरह। ठीक। अच्छा, मैं एक कॉमन डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की जो है वो देख रहा था। अ पर्सन हु कैन अप्लाई हिज नॉलेज, हिज एक्सपर्टीज, हिज एक्सपीरियंस और हिज रिसोर्सेज, हिज और हर रिसोर्सेज, और उसके बाद कोई वो प्रैक्टिकल मॉडल जनरेट करता है, या एग्जिस्टिंग मॉडल को ग्रो करता है या रिडिफाइन करता है, और उस आइडिया से फिर वो वेल्थ को जनरेट करता है। इसमें मैंने इंटेंजिबल का वर्ड इस्तेमाल किया, ऐड कर दिया है। एक्चुअली व्हेन यू आर डूइंग दिस दिस एक्सरसाइज, तो आप जो वेल्थ जनरेट करते हैं वो अगर सिर्फ पैसा है तो फिर मजा नहीं आएगा। आई मीन मैं जो है वो आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ पैसे के लिए जो है वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल इम्प्लीमेंट किया जाए। जब आप ये काम कर रहे हो तो आपको रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, आपको साथ साथ आप लोगों का ट्रस्ट भी जो है विन करें, और लोग आपकी तारीफ करें, आपकी रेस्पेक्ट भी करें। तो ये जो इंटेंजिबल सक्सेस है वो भी आपको साथ साथ मिलनी चाहिए। और
इस सफर में बेसिकली चूंकि आप साथ साथ सब लोगों के साथ चल रहे होते हैं, तो इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए कि जो लोग भी आप लोगों के साथ हैं वो सब ग्रो करें। जैसे अभी ईसा ने बताया कि इट शुड बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। तो आप लोगों के लिए भी प्रोवाइड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। कुछ हेलो, ये आपकी आवाज आ रही है अशोक सर? जी जी। अच्छा, बहुत ज्यादा खामोशी हो गई थी क्लासरूम में, इतनी खामोशी की आदत नहीं है दरअसल हमें। अच्छा, अब मैं अपने आप को कंपेयर कर रहा था और बहुत सारे कैरी ऑन सर, हम सुन रहे हैं। हाँ, और जो दूसरे एंटरप्रेन्योर जिनके साथ मैं मिलता हूँ उनकी मैंने कुछ क्वालिटीज जो है वो कंबाइन करने की कोशिश की है। तो जी, जी। आप जरा अपने अंदर ये क्वालिटीज देखिएगा कि आई मीन डू यू हैव दीज क्वालिटीज, लाइक दीज पीपल थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। ये लोग थोड़े से अपने लिए मार्केट में जगह बनाने के लिए डिफरेंट एक्ट करते हैं, डिफरेंट थिंकिंग होती है इनकी। हार्ड हेडेड होते हैं जो काम करते हैं, उसमें अगर फेलियर आ भी रहे हों तो उनको बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हैं, और जब तक सक्सेस नहीं हो जाए उस पर काम करते रहते हैं। आई मीन दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। डिसीजन मेकिंग इनकी क्विक होती है। राइट और रॉन्ग ये टाइम डिसाइड करता है, लेकिन दे डिसाइड समथिंग। दे ऑलवेज टेक रिस्क एंड लर्निंग बाय डूइंग। आई मीन सुन के स्टोरीज और मोटिवेट हो जाना सिर्फ यहाँ तक नहीं रहते। ये लोग उन मोटिवेशनल स्टोरीज को सुन के और कुछ करते हैं आगे, सुन के सिर्फ बैठ नहीं जाते। जी जी जी। दे आर वेरी हम्बल, लेकिन दे ऑलवेज कैरी देयर डिग्निफाइड पोस्चर जो है वो उसको कैरी करते हैं हमेशा। गुड लिसनर होते हैं, दे आर नॉट फेक, वेरी ओरिजिनल, फोकस ऑन टारगेट, दे हेल्प पीपल। इनकी अप्रोच पॉजिटिव होती है, दे ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल। लीडर होते हैं, और लीडर से मुराद हमेशा अपने आप को एज एग्जाम्पल सेट करते हैं लोगों के लिए। ये सिर्फ रिलेशन बिल्ड नहीं करते बल्कि ये उनको मेंटेन भी करते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि वो मेंटेन रहें। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो नाउ यू जस्ट इवेल्युएट, साथ साथ आप इवेल्युएट करते जाएं कि यार ये जो चीजें लिखी हुई हैं मैं यहाँ पे पूरा उतर रहा हूँ या नहीं उतर रहा, या कहाँ मेरे अंदर खामी है। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी मैं यूज करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन में, विच इज ब्लू ओशन। जो मैंने पहले बात की कि दे डू समथिंग डिफरेंट। तो जब भी ये कोई बिजनेस का आइडिया सोचते हैं तो वहां कोशिश करते हैं कि किसी ऐसे ओशन में जाएं जहां पे कंपटीशन कम से कम हो, और वहां पे जब कंपटीशन कम होगा तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जी। तो ये बिजनेस टर्मिनोलॉजी है ब्लू ओशन। सो दे ऑलवेज क्रिएट अ ब्लू ओशन फॉर देम, और ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप डिफरेंट सोचेंगे। अब मैं अपने बारे में बताने लगा हूँ आपको कि मैंने जब 93 में पास आउट हुआ मैं, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। 2-3 कंपनीज में पहले काम किया। पहले नेशनल रिफाइनरी में काम किया, उधर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि वो बड़ा एक सेट प्रोसेस था और उसमें कोई इनोवेशन नहीं थी। आई मीन इंजीनियर्स को ला के और वो एक जैसे कि टेक्नीशियन का काम करवा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अलावी टेक्सटाइल गया, वहाँ जो चीजें हो रही थी वो जो है वो एक हफ्ते में मैंने एक्सप्लोर कर ली। लोग छुपाते हैं टेक्सटाइल, वो उस जमाने में ये होता था कि लोग छुपाते थे, रेसिपीज नहीं बताना, यंग लोगों को तो बिल्कुल ही डिस्करेज करते थे। लेकिन बहरहाल लकीली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन मल्टीनेशनल कंपनी डेटा कलर इंटरनेशनल। ये 23 मुल्कों में मौजूद थी। यहाँ पे बहुत लर्न करने का मौका मिला। मैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का सेल्स मैनेजर था, और मैं कोई 12 से 15 मिलियन डॉलर की सेल्स जो है इन 4 कंट्रीज में देखता था। उसके बाद जो है वो बहुत अच्छी चीज जो मुझे मिली, क्योंकि मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट था, तो ये लोग ओरिएंटेशन बहुत देते थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग, फाइनेंस। आई मीन जब मीटिंग्स होती थी इनकी हमेशा डिफरेंट कंट्रीज में होती थी, वहाँ हम सब मिलते थे
नेटवर्किंग का चांस मिलता था। हर मुल्क के कंट्री से आप कंट्री में जा रहे हैं और उनके लोगों से मिल रहे हैं, तो मजा आता था बड़ा। और बिजनेस के प्रोसेसेस आप लर्न करने का मौका मिलता था आपको, और ऑफ कोर्स कंपनसेशन अच्छा मिलता था, और ट्रैवलिंग और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी बेइंतहा थी। मल्टीनेशनल में ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। मैं जब उस दौर में स्ट्रगल कर रहा था, वहां पे एक हर्ड मेंटालिटी नौजवानों में थी, इमिग्रेशन की। जी जी जी। तो इमिग्रेशन कनाडा की तरफ दौड़ रहे थे। उस दौड़ में मैंने भी 2000 में एक इमिग्रेशन अपनी फैमिली के लिए ली। अच्छा। मैं वहां गया, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियर्स को और पढ़े लिखे लोगों को बुला के ये टैक्सी ड्राइवर बना रहा है। एग्जैक्टली। और इनके पास कोई प्लान नहीं है कि इन लोगों को किस तरीके से यहाँ पे रखा जाएगा और किस तरीके से इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। मैं वापस आ गया। मेरे चूंकि भाई और फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में थी, तो मेरी वाइफ ने 2 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारे जस्ट टू चेंज द नेशनलिटी फॉर माय किड्स। उनका मानना ये था कि इट्स गुड फॉर ट्रैवलिंग इन फ्यूचर फॉर किड्स। वेल, आई एम प्राउड पाकिस्तानी। मैंने ये नहीं ली नेशनलिटी, लेकिन माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। ये जी। अच्छा, अब प्लान उस वक्त ये था कि शायद मैं उन्हें ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं इंटरनली कन्विंस नहीं था इस डिसीजन पे ना, क्योंकि मैं जब प्लान विजिट करता था, वहाँ पाकिस्तानियों को देखता था, तो वो जिस तरीके से अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई मीन स्ट्रगल भी कर रहे हैं और फ्यूचर भी कोई नहीं है। तो मैं चूंकि बहुत अच्छी सैलरी ले रहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, और रेजिग्नेशन का जो डिसीजन था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। सर, मैं कोई पर मंथ कोई $6,000 की मेरी सैलरी थी पाकिस्तान में, और उसको छोड़ के और ऑस्ट्रेलिया में फिर दोबारा से जिंदगी गुजारना और वो सेकंड ग्रेड सिटीजन रहना, तो वो मुझे बिल्कुल, यानी इंटरनली आई वाज नॉट कन्विंस्ड। तो बिफोर माइग्रेशन आई टुक ए चांस। अच्छा। मैंने चांस ये लिया कि आई ट्रेवल टू मिलान। मिलान में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एग्जीबिशन होती है हर 4 साल में, मुख्तलिफ सिटी में होती है, लेकिन उस साल मिलान में थी। और मैं अपने दोस्त रॉजर एटवुड से वहां मिला, क्योंकि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी थी। आई मीन मैं कंपटीशन से भी बड़ा अच्छा रिलेशन में था, इंडस्ट्री के लोगों के साथ बहुत अच्छी रिलेशन में था। तो रॉजर वाज माय मेंटर। लाइक उसने उस वक्त स्टार्ट किया कंपटीशन में काम करना, एंड ऑफर्ड मी कि तुम मेरी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ पाकिस्तान में। तो दैट, वो कहते हैं ना, सफर वसीला जफर। जी जी तो जी। वो सफर जो है वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हुआ। मैं वापस आया, आई कॉल्ड माय वाइफ। मेरी वाइफ ने बिल्कुल उसको सेकंड किया मेरे डिसीजन को, क्योंकि हम वहाँ पे जो पाकिस्तानी फैमिलीज थी उनकी डिसइंटीग्रेशन देख रहे थे। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको काबू करना, यू लूज योर आइडेंटिटी। तो एंड देन एवरीबॉडी केम बैक। हम सब जो है वो पाकिस्तान में वापस आ गए। अब मुझे चांस तो मिल गया, लेकिन आई हैव टू प्रूव नाउ। मुझे अब प्रूव भी करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मैं एक अच्छी सेल देख रहा था रीजन में, लेकिन अब मुझे सिर्फ पाकिस्तान में काम करना था। अल्लाह ने साथ दिया, कनेक्शंस बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस मार्केट में था। इंडस्ट्री के सारे लोगों से कनेक्शन थे, उनको मैंने यूज किया। एंड यहाँ पे जो उनकी $1.5-2 लाख की सेल थी, कंपटीशन, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, उसको मैंने पहले 6 महीने में डबल किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो मिलियंस में है। मुझे मौका मिला, मैंने 2 और इंजीनियर हायर कर लिए अपने साथ। पहले मैं घर से काम करता था सिर्फ। अब इंजीनियर्स, मैं जब रिटायर हुआ था तो उस वक्त मेरे पास $35,000 थे बस। जाहिर बात है उसी में काम करना था। एक फैसलाबाद में सेल्स का बंदा रखा, एक लाहौर में, बोथ वर इंजीनियर।
जी जी इंजीनियर्स को मैं सर हमेशा इसलिए प्रेफर करता हूँ कि ये इंजीनियरिंग की जो स्टडी है ये बड़ी मल्टीटास्किंग है, मल्टी डायरेक्शनल है। जी। हम्म। ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में सोचने वाले लोग होते हैं। जी जी तो अब मैंने फिर दोबारा नई अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू किया। एक फ्रेंड का फ्रेंड इटालियन था, उससे मैंने कांटेक्ट किया। उसने वो इक्विवेलेंट ट्रीटमेंट प्लान जो बनाते हैं, तो मैं ये फील कर रहा था कि इंडस्ट्री में ये जो एनवायरनमेंट की लेजिस्लेशन है ये बढ़ती जा रही है। तो ये ईटीपी मैन्युफैक्चरर था इटालियन, उसके साथ मैंने एमओयू साइन किया 2005 में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल हमने 3 प्लांट पाकिस्तान में बेचे। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय रिलेशन, जो मैं कनेक्शन थे मेरे इंडस्ट्री के अंदर पिछले 8 साल में, उनको मैं यूज करता जा रहा था। जी जी फिर मैंने 5-6 और मजीद इंजीनियर ऐड कर लिए। 2008 में डिजास्टर शुरू हुआ। 2008 में एक गवर्नमेंट आई और उसने इंडस्ट्री के ऊपर यानी कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं था। पावर का क्राइसिस जो था वो पीक पे था। मुझे याद है कि बॉयलर के नीचे जो है वो जो आग लगाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी लकड़ियाँ, जी जी स्पेशली फैसलाबाद में। इंडस्ट्री जो है 50% प्रोडक्टिविटी पे काम कर रही थी, और हम सब सर्वाइवल मोड में आ गए, क्योंकि जारी बात है 50% हमारी सेल डाउन हो गई। फ्रॉम 5.5 to 3.8 उस साल हमने किया, लेकिन हमने कोई ले ऑफ नहीं किए। अब मुश्किल टाइम था। उस साल एक एग्जीबिशन हुई बार्सिलोना में जी, और मैं जो है वहां गया, और जाके क्योंकि इंडस्ट्री सफर कर रही थी, नई मशीनें इंपोर्ट नहीं हो रही थी सर, पुराने वेसल्स आ रहे थे, पुरानी मशीनें आ रही थी। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि अगर हम पुरानी मशीनों पे ऑटोमेशन का काम करके उनको ऑटोमेटिक करें तो शायद हम क्लिक कर जाएंगे। मैंने इस इस एग्जीबिशन में एक एमओयू साइन किया। सीडो 3 पॉइंट की कंपनी है जो बेसिकली ऑटोमेशन करती है मशीनों की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट आल्सो क्लिक। हमें बहुत सारी पुरानी मशीनें मिली जिस पे हमें जो है वो लोगों ने कहा कि आप इस पे ऑटोमेशन कर दें, इस पे कंट्रोलर्स लगा दें और इनको यानी नए मॉडल की मशीनें बना दें। तो हमने ओवरऑलिंग भी की और ऑटोमेशन भी की। अब मेरे पास जो इंजीनियर थे वो प्रोग्रामर्स भी थे, मैकेनिकल भी थे, इलेक्ट्रिकल भी थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे। अब इनको जाहिर बात है काम चाहिए, तो हमें एक अच्छी चीज़ ये मिल गई, क्योंकि फॉरेन इंजीनियर्स जो हैं वो बड़े महंगे होते हैं, वो $800 एन आवर इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हमें एक एज मिल गया, क्योंकि हम यहाँ लोकल रिसोर्सेज पे काम कर रहे थे, तो 2-4 अच्छे प्रोग्राम, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, तो फिर हमें प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए। मैंने एक काम और किया कि लोकल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी देखी कि उसमें मुझे पेंट की इंडस्ट्री नजर आई। मैं जब बाहर ट्रेवल करता था, वहाँ पे पेंट को बेचने का स्टाइल जरा डिफरेंट होता है। वहाँ पे लोग मशीनें लगी हुई होती हैं और लोग खुद वाइट पेंट उठाते हैं, उसमें कलर डालते हैं, शेकिंग करते हैं और उसके बाद मिक्स करके काउंटर पे चले जाते हैं। तो हाँ, तो मुझे लगा कि ये पाकिस्तान में हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। जी जी। और हमने एक चाइनीज कंपनी से पार्टनरशिप की और उसको कहा कि हम आपकी मशीनें पाकिस्तान में बेचेंगे। और जितनी लोकल पेंट इंडस्ट्री थी और कुछ मल्टीनेशनल जैसे एक्जो नोबेल है, इनको हमने ये सोल्यूशन बेचना शुरू किया, और 2 साल में हमने कोई 1500 मशीनें बेची इनको। और इस बहुत ही 2008 से लेके 2000 तकरीबन 12 तक का जो टाइम था, इसमें हमने ये काम किया कि हमने कहा कि अपॉर्चुनिटी को नहीं क्रिएट किया जाए और मार्केट नहीं डेवलप की जाए। एंड वी फॉर द कंपनी हमने कोई 9-9.5 मिलियन डॉलर की रेवेन्यू जो है इस हफ्ते में हमने जनरेट किया इस एडिशनल काम पे। अब चूंकि मशीन कंपनी सर चूंकि बड़ी हो गई थी, व्हाट आई वाज थिंकिंग, अब मुझे स्ट्रक्चर चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, कुछ मैनुअल्स होने चाहिए, एचआर के कुछ
जो है मैनुअल होने चाहिए, जो SOPs बनते हैं वर्किंग के लिए। तो मैंने सर एक डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया IBA में HR का। अच्छा जी। एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। मैंने पूरी HR की पॉलिसी और मैनुअल अपना लिखा उस कोर्स के दौरान। ऑफ अच्छा। कोर्स टीचर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल थे, वो मेरे साथ जो है ना बड़े कोऑपरेटिव रहे, और उन्होंने मेरी HR पॉलिसीज, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, रिवॉर्ड, ये सारे लिखने में मेरी मदद की। माशाअल्लाह। क्योंकि जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाती है, तो उसमें फिर होता ही है कि मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं, और उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए आपके पास मैनुअल और पॉलिसीज होनी चाहिए। प्रोसेस बनाए और ERP डेवलप किया। फिर मैंने एक डिप्लोमा किया स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में। उसमें मैंने पूरी वेबसाइट को रीडिजाइन किया, ब्रोशर्स नए बने, क्लास की लर्निंग जो है वो जहाँ जहाँ अप्लाई हो सकती थी वो मैंने अप्लाई की। MBA इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये MBA ने मुझे मजीद ये बताया कि जो फिल गैप्स हैं उनको फिल कहाँ कहाँ किया जाए। अच्छा जी। कुलीग्स के साथ लर्निंग बड़ी अच्छी होती है, एंड सबसे बड़ी बात ये यू फील यंग। यंग बच्चों के साथ ये बैठ के आप अब जब वो जो तो यू डोंट फील रिटायर्ड ना। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप एंटरप्रेन्योर, एज एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आपकी कंपनी में मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये जो जनरेशन गैप होता है इसको फिल करना जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये जनरेशन गैप जो है ना, इसको फिल करने के लिए मैं यंग लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और उनसे लर्न करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी टेक्निक्स टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ, उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता हूँ, उनको कोशिश करता हूँ अप्रिशिएट करें। नई टेक्निक्स आप सीखने का मौका मिलता है आपको, एंड यू ऑलवेज फील कनेक्टेड। कि और हमेशा चेंज इज गुड, अडॉप्ट करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यंग बच्चों को जो है ना वो ग्रो करने और उनको उनकी ड्रीम्स को अचीव करने का मौका जो है वो हमें देना चाहिए। माशाल्लाह, जबरदस्त। फिर 2-4 सर मैं सोचने लगा कि क्या मैं क्या 10-12 साल में रिटायर हो जाऊंगा, तो अंदर से आवाज आई नो, रिटायर कभी भी नहीं होना। अच्छा, इस दौरान जब मैं ये काम कर रहा था तो मेरे पास अब क्योंकि टीम थी तो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड थे, मैनेजर्स थे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा कम हो गई, तो मैं कॉलेज की तरफ चला गया जरा। फिर मैं एक एग्जीबिशन में था 2012 में। अच्छा सर, आप मैं जो मेरी बात सुन रहे हैं लोग सारे ना, ये देखिएगा कि कनेक्शन आर सो इम्पोर्टेंट, नेटवर्किंग इज सो इम्पोर्टेंट। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है हर्बर्ट गुवेली, 63 इयर्स की इसकी एज है, और ये सावियो ग्रुप, इट्स अ बिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी, और ये ग्रुप जो है उसका ये बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर है। ये मेरे साथ एग्जीबिशन में था सर, एंड इसमें जो है वो इसका काम ये था कि एग्जीबिशन विजिट करना और नए आइडियाज लेकर आना और उनको इम्प्लीमेंट करना। इनके पास एक बजट होता है। वहाँ मेरी मुलाकात हुई 2 भाइयों से जो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ज्यूरिख के स्टूडेंट थे, और उन्होंने एक छोटा सा मॉडल बना के रखा हुआ था। 5 किलोग्राम की एक मशीन थी जो इंडिगो को लिक्विड इंडिगो में कन्वर्ट करती है, और मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ उसको देख के। मैंने कहा ये तो बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, लेकिन उन बच्चों के पास चूंकि पैसे नहीं थे तो जाहिर बात है वो एक छोटा सा मॉडल लेके बैठे हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी ये यूज कर रहे थे रिडक्शन ऑफ इंडिगो के लिए। ये एक प्रोडक्ट है जो हमारी डेनिम इंडस्ट्री में बेइंतहा यूज होती है। हर्बर्ट का मैंने हाथ पकड़ा, मैंने उसको बताया कि यार दिस इज समथिंग वंडरफुल, इस पे काम शुरू करो, तुम्हारा पोर्टफोलियो भी यही है कि तुमने बिजनेस डेवलप करना है। 1 साल में हर्बर्ट ने इनको अपने पास मुलाजिम भी रख लिया, इन दोनों भाइयों को, और कोई तकरीबन 3 साल में ये मशीन इसने कमर्शियल बना दिया।
अच्छा, यानी 5 माशाल्लाह। किलो से 1 टन। और सर इन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट भी की, कोई तकरीबन $5 लाख की इन्वेस्टमेंट भी की, जो और नॉर्मली आप, स्टूडेंट्स को करते हैं ये लोग। ये आपने इन्वेस्ट किया जी? नहीं नहीं सर, ये सावियो ग्रुप में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये मशीन चूंकि मेरे इल्म में थी, तो और मैंने एक टेक्सटाइल डेनिम इंडस्ट्री को, कासिम डेनिम के नाम से यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है, मशियारा ग्रुप, उनके एक इंजीनियर को मैंने इन्वॉल्व किया। और जब ये मशीन बनी है पहली, तो पहली मशीन पाकिस्तान में भी की अच्छा, माशाल्लाह। है। और सर ये कोई तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है हमारे पास इस केमिकल की। और मैं अभी तक 8 मशीनें इसकी लगा चुका हूँ, तो तकरीबन $1 मिलियन की ये मशीन है। और इसका पे बैक जो है वो सिर्फ 2 साल है। 2 साल में वो कॉस्ट पूरी कर ये देती पे है। बैक हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में 8 मशीनें लगी हुई हैं, 8 मशीन के हमारे पास ऑर्डर मजीद हैं। और सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में लगी हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि जब ये काम हो रहा था कि पहली मशीन किसी तरह पाकिस्तान में आए। और बड़ा शोर हुआ है डेनिम इंडस्ट्री में, पूरे पूरे दुनिया में। कासिम डेनिम और पाकिस्तान और हमारी कंपनी का नाम जो है वो काफी मशहूर हुआ कि जी हम लोग पहले लोग हैं जिन्होंने ये चीज इम्प्लीमेंट की। फिर मैंने अपने माशाल्लाह। इंजीनियर्स बढ़ाए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। और जो मेरे साथ यंग बच्चे थे सेल्स में, वो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बुड्ढा फिर बाजी लगी है। आई मीन, मैं चूंकि अपने आप को मैनेजमेंट के रोल में देख रहा था, लेकिन अगेन आई यूज माय नेटवर्क। एंड बच्चे माशाल्लाह बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं सर, जितने यंग होते हैं, क्योंकि आप उनको सिखाते भी हैं और उनको उनको जो है encourage भी करते रहते हैं। तो दिस इज दिस इज माय स्टोरी सर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आई हैव बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं है। जी जी। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, वो बल्कि स्टार्ट कर दिया है मैंने सर। क्योंकि हम पेंट इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे, मशीनें भी उन्हें दे रहे थे, कलर भी उन्हें दे रहे थे, तो अब कुछ बचा नहीं था, तो मैंने कहा पेंट भी खुद ही बना लेते हैं। तो एक छोटी सी फैक्ट्री हमने कोरिंगन इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर में ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। एंड अगेन वी हैव ट्राइड टू क्रिएट आवर ओन ओशन। ऑन ये डिफरेंशिएशन, बेसिकली, बिल्कुल इनोवेटिव हमने, प्रोडक्ट। बिल्कुल इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट, इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं हम। एंड बिजनेस वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, मार्केट साइज अच्छा है। तो ये मैं नया काम करने लगा हूँ, और बहुत सारे काम मेरे जहन में हैं। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं दे आर वेरी इनोवेटिव। मैं उनको फुल्ली बैक करता हूँ, दिस इज व्हाट दे नीड। और गलतियां भी होती हैं, हम उनको सही भी करते हैं। अब अच्छा, आप सर आपने क्या मैसेज देंगे? चलो, हाँ जी, चलें, ये मुकम्मल कर लें, मुकम्मल कर लें। हाँ, ये जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वो दे कैन रिलेट माय स्टोरी विद क्लास लर्निंग डेफिनेटली। वो जो बर्ड इन हैंड वाला कॉन्सेप्ट है कि जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उसी के अंदर काम करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना। जो स्किल्स मैंने शुरू में आपसे डिस्कस की कि यू हैव टू बी हार्ड हेडेड। एक दफा नाकामी होने से दिल छोड़ के बैठ जाना, ये एंटरप्रेन्योर जो है ना, ये उसके प्लान में ये नहीं होता। आई मीन, वो जब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो कामयाब ना हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये काम जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैंने कर दिया। अल्लाह ने करवा दिया और मौके मिलते चले गए। हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये सलाहियतें होती हैं, लेकिन करते हुए डरते हैं। मेरा मैसेज तो सर ये है कि लेट्स डू इट। माशाल्लाह, आप स्टेप ले लें, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब आप करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसा किया, और अगर वो गलत हुआ तो फिर आप उसको सही करेंगे। लेकिन अगर करेंगे ही नहीं तो हम सिर्फ बातें सुनते रहेंगे लोगों की, और बातें अच्छा, सुन के और बातें करेंगे बस। इस सफर में जनाब आपके वालिदैन का, आपकी अहलिया और बच्चों ने कैसा आपके साथ ताउन किया? उनका क्या रोल था जी इस जर्नी में? सर वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारी जो लड़कियां हैं इस ग्रुप के अंदर जो सुन रहे हैं, यार मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग शौहरों को रिलीज नहीं करेंगी, थोड़ा सा रिलीव नहीं देंगी ना, तो वो बेचारे घर के अंदर जो है वो बिजली में, गैस में और प्लम्बिंग के काम में इसमें ही फंसे रहेंगे। मेरी वाइफ जो है वो कंप्लीट रिलीज, जिसे कहें कि पेरेंट मीटिंग में शायद मैं बहुत कम गया। फिर ऑस्ट्रेलिया में वो 2 साल अकेली रही। मोटिवेशन, हर डिसीजन को बैक करना और ड्राइव करना, लोगों बच्चों को लेकर आना, बच्चों को छोड़ने जाना, सारे डिसीजन घर के मामला जो होते हैं, फिर रिलेशंस को मेंटेन करना। फैमिली है, फैमिली मेंबर हैं, बहुत सारी शादियों में नहीं जा पाता था, फिर उनको बताना कि क्यों नहीं आ सके। बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाता था। तो ये जो वाइफ है सर, ये तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसका रोल जो है वो अगर ना हो तो एंटरप्रेन्योर तो बन ही नहीं सकता कोई। तो मैं इन सारी लड़कियों को जो मुझे सुन रही हैं, अगर शादीशुदा हैं तो भाई अपने शौहरों को जो है ना वो एक किक स्टार्ट दें। किक ना मारें, मावन बने, उनके मावन बने, उनके जी जी माशाल्लाह, उनको सपोर्ट करें। और एक गाड़ी के 2 पहिए हैं एक्चुअली। जी 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 माशाल्लाह। तो इसमें जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जनाब ये स्क्रीन जरा थोड़ी सी आप शेयरिंग बंद कर दे जरा, तो मैं आपकी की लेसन्स जो है ना अरशद भाई के, जो ये मुझसे 3 साल जूनियर है वैसे, दाऊद में मुझे भी दाखिला मिला था 84 में। तो अगर मैं वहाँ होता तो मैं शायद 89 या 90 में ग्रेजुएट कर जाता। तो आई वेंट बैक टू, तो कुछ सवालों के लिए भी बेताब है। नाज़रीन साहब, मैम आज सवाल जरा थोड़े से हम आपको बहुत मौका मिल चुका है, तो आप बुशरा साहब आपसे एक सवाल ले लेते हैं जनाब। बुशरा, क्विक वन। सर मुझे भी लेना। पहले बुशरा का नाम ले दिया ना, प्लीज उनको कहने दें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, क्विक वन, वेरी क्विक क्वेश्चन जी। मुख्तसर जी मेरा क्वेश्चन। वालेकुम सलाम जी। जो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि जो खवातीन हैं वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करें, बैक करें, ठीक है। तो लाइक अब हम बीइंग खवातीन इस फोरम पे हैं टू बी एंटरप्रेन्योर, तो अब हमारे लिए हस्बैंड को सपोर्ट करना इज इम्पोर्टेंट और हस्बैंड को हमें सपोर्ट करना इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मुझे शायद वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए था स्पाउस। तो अगर आपके हस्बैंड आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट वर्क्स बोथ वेज। या थैंक यू फॉर करेक्टिंग इट। जज़ाकल्लाह। हां जी, शहाब साहब एग्जीक्यूटिव एमबीए, क्विकली। बस वो मैं तो यही बताना था कि मैं खुद भी दाऊद से ही रहा, तो 91 में पास आउट हुआ, तो इससे थोड़ा सा सीनियर हूँ। वो एक सवाल जो मुझे इससे पूछना है वो ये कि जो डिसीजन तुमने किया बेसिकली इस चेंज को, वो उस डिसीजन का मोटिव क्या था? Why did you actually do it? You do it for किसी बड़े स्कोप के लिए था, अपने लिए था, बिजनेस के लिए था? What is the actual motive behind it? चलो जी यार साहब, हाँ सिलसिला कुछ ऐसा था कि माय फैमिली वाज इन ऑस्ट्रेलिया, और मुझे क्योंकि एक हर्ड मेंटालिटी उस वक्त चल रही थी, नौजवान जो भी पढ़े लिखे थे वो सब ये कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान से चले जाएं। और ये जो नौजवान होते थे जो सोचते थे कि पाकिस्तान से चले जाएं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर कुछ देखा नहीं होता था बेसिकली। लेकिन मैं चूंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा था तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत मौका मिला था। और वो जो रेजिस्टेंस थी अंदर से कि मैं नहीं जाऊंगा, वो इसलिए थी कि मैंने वो दुनिया देखी हुई थी। मैं अमेरिका भी गया, मैं यूरोप देखा, मैंने फार ईस्ट देखा, जहां जहां मुझे पाकिस्तानी मिलते थे मुझे ऐसा लगता था कि इनका ये डिसीजन सही नहीं था। शायद अगर मैंने वो चीजें नहीं देखी होती और मेरा एक्सपोजर नहीं हुआ होता
तो शायद मैं भी उन सारे नौजवानों की तरह जो उस जमाने में सर बेइंतहा में हम लोग 12 इंजीनियर थे, 20 इंजीनियर, और इस वक्त उनमें से 18 इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी एक ऐसी भेड़चाल थी कि हर आदमी ये सोच रहा था कि दुनिया में रहने का सिर्फ एक ही जो है ना वो मकसद है कि आप किसी तरह या तो अमेरिका चले जाओ या फिर किसी ऐसे कंट्री में चले जाओ, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी चले जाओ, अच्छी जिंदगी मिल जाएगी आपको। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जहां भी गया तो मुझे लगा कि यार ये जिस लिए आए थे यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, एंड दे लॉस्ट देयर जनरेशन एज वेल। हाँ जी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं एक होटल में था कनाडा में, अपने बच्चों के साथ गया था वहां पे, तो मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया, ही वाज जनरल मैनेजर इन स्टील मिल। मुझे यकीन करें इतनी शर्म आई, और वो मुझसे कहने लगा कि जी सब कुछ सही है लेकिन ये लोग हमारे बच्चे खा जाते हैं। वो बच्चे खा जाते हैं का वर्ड जो है ना वो इतना खतरनाक था मेरे लिए। तो मैंने कहा कि यार ये दिस इज वेरी डेंजरस। एक तो आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं, दूसरी ये कि मैंने जो है वो सोचा कि अगर ये हमारे बच्चे खा जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। एग्जैक्टली। डॉक्टर तफज्जुल साहब लाहौर से क्विक क्वेश्चन जी, क्विक क्वेश्चन तफज्जुल, फसी और फिर सवाल बंद कर देंगे क्योंकि अगला सेशन हमारा शुरू होना है। तो जी जनाब, डॉक्टर तफज्जुल साहब माइक ऑन कीजिए प्लीज। ये डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर लाहौर से, और एट द एज ऑफ 54-55 ये भी कोर्स कर रहे हैं जनाब। तफज्जुल साहब यू विल लूज एन अपॉर्चुनिटी। जी सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी 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 बिल्कुल जी यार। सर सबसे पहली बात तो ये है कि दिस होल सेशन वाज वेरी इनकरेजिंग, और दोनों जो हमारे जो प्रेजेंटर्स थे, मोहतरम अब्दुल रऊफ ईसा और मोहतरम अरशद मोहिउद्दीन, इन दोनों की सक्सेस स्टोरीज है माशाल्लाह, ये सब के लिए एक दे आर वेरी इनकरेजिंग। तो मेरा सिर्फ यही है कि जो कुछ मैंने इन दोनों की गुफ्तगू से सीखा है वो यही है कि आपने रिस्क लेना है, और रिस्क लेने के बाद उसमें यही है कि जितना इकबाल ने कहा कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। इन हजरात ने जो रवायती तरीके हैं उनसे इनहराफ किया, इन्होंने रिस्क लिए और अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्हें उसमें कामयाबी अता फरमाई। तो बस यही कि दोनों की स्टोरीज माशाल्लाह बड़ी इंकरेजिंग है। तो सर आप इस तरह के लोगों को बुलाते रहिए ताकि हम लोगों की इंकरेजमेंट होती रहे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है जल्दी से क्विकली, नाज़िर साहब आपकी तरफ भी आता हूं मैं, लेकिन ये कि क्विक वन हमारे कराची से फसी साहब, एग्जेक्टिव एमबीए जी। Assalamualaikum, sir. Arshad Saab, I just had one question regarding entrepreneurs who are starting out new. हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये होता है कि like you said that people have connections, so you should use your bird in hand. Some people don't have connections. Some people don't have the monetary fitting where they can start something new on their own. तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए जिनके पास ना कनेक्शन हो, जिनके पास ना पैसा हो और आइडियाज हो? जी अर्शद साहब बताएं जी, क्विक वन। जी फसी साहब, मेरे से जब भी कोई यंग बच्चा जो है ना इस तरह का सवाल करता है तो मैं ये जो क्वेश्चन फसी ने पूछा है, फसी आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम जॉब कर रहे होंगे। तो ये जो जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप कनेक्शन ही बना रहे होते हैं लोगों से। जी जी जी। मेरे एक टीचर हैं फैसल जलाल साहब, आपने नाम सुना होगा उनका, बहुत जबरदस्त टीचर हैं, मैं उनके साथ ही पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे काम किया, बड़े कनेक्शंस हैं उनके, और वो एक जमाने में टोयोटा में काम करते थे, इंडस मोटर में। और इंडस मोटर में उन्होंने काम करते करते जो है ना वो इंडस मोटर में एक सप्लायर था जो गाड़ियों के वायर के हार्नेस बनाता था। तो वो ऑर्डर उन्होंने जो है वो अपनी कंपनी से किया। और जब आप
आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और वो जो काम आप लर्न कर रहे होते हैं, वो जो कनेक्शन बना रहे होते हैं, यू कैन यूज दैट कनेक्शन। आप अगर किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जिसका ना आपको काम भी नहीं आता और जो बिल्कुल एक एंटायरली न्यू फील्ड है, तो आप वहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ चांसेस कि आप फेल हो जाएंगे। तो जो काम भी आप कर रहे हैं उसी फील्ड के अंदर जो आपने लर्न कर लिया है अपने 8, 10, 15 साल के एक्सपीरियंस में या 6 साल के एक्सपीरियंस में, उसी के अंदर अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। But sir, do you understand that sometimes आपके पास जो idea होता है that is actually a new field altogether and you don't have a lot of people working in that field. So मैं सिर्फ अपनी personal राय के लिए पूछ रहा था कि how do you stand your ground? अगर ऐसा कोई आइडिया आपके पास है जो completely नया है, तो आप क्लास के बाद यार मुझसे डिस्कस कीजिएगा। अगर कोई क्लास के बाद डिस्कस करें, और ऐसा अगर कोई दुनिया में कभी ऐसा होगा नहीं जाती है आप अगर कोई हमें भी 4 पैसे मिले और आपको भी 4 पैसे मिले तो मिलके काम करते हैं यार। पहले अभी जो आए थे टेलीमार्केटिंग, that was something very new. I'm pretty sure when he started off, he had not a lot of people to look up to. लेकिन उनके पास रेलेवेंट बर्डन हैंड था ना फसी साहब, रेलेवेंट बर्डन हैंड था उनके पास सेलिंग का चीजें खरीदने बेचने का, छोटे काम करने का वाले साहब के साथ। तो इसमें खुद द क्विक आंसर इज दैट आपके पास अगर बर्डन हैंड नहीं है तो बनाए बर्डन हैंड। जल्दी किस चीज की है, बनाए, जल्दी बनाए। देखना अरशद साहब 50 क्रॉस कर गए तो उनको जल्दी क्या है, जल्दी मतलब आराम क्या ख्याल है, एंजॉय किया ना आपने जिंदगी को अरशद भाई? बिल्कुल सर, दिस इज माय पैशन। व्हाई आर वी इन हरी? तो फसी भाई जल्दी कर, हम असल में जल्दी के चक्कर में हम जाते हैं क्विक। तो ये आइडिया, ये बात इनोवेटिव आइडिया है, ये बात भी एब्सर्ड है, मिथ है। आप समझते ना कि आपका इनोवेटिव आइडिया दुनिया में कोई उस तरह के 50 लोग सोच रहे होंगे। You are thinking you are the one and only। आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर ही दर्जनों लोग होंगे इसको। इसलिए ये भी एक मिथ है जिसको हम बस्ट करेंगे इस कोर्स के अंदर। So I think the idea is to start off before anybody else has this idea and does it. स्टार्ट भी हो चुके होते हैं भाई, पैरेलल चल रहे होते हैं। टाइम थोड़ा आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेंगे, अभी 4 बजे के बाद कर लेंगे। फैसल हमीद जनाब, फैसल हमीद साहब और कराची से अहमद साहब, then we will be just winding it up for today's session। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, मैं खुद भी जरा डेनिम इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूं, तो ये इंडिगो को आपने जो कन्वर्जन बताया था सॉलिड टू लिक्विड, तो कराची में कुछ बता सकते हैं, कुछ कौन सी इंडस्ट्रीज में आपने दिया हुआ है इसको? हाँ जी, पहले हमने यार 3 मशीनें लगाई हमने कासिम डेनिम में। मुजाहिद साहब को आप जानते होंगे, अरसल जी मुशियारा ग्रुप, जी मुशियारा ग्रुप। उसके बाद हमने 3 मशीनें लगाई सूरती नूरियाबाद में, शुएब रहमान साहब को आप जानते होंगे। उसके बाद फिर मैंने 2 मशीनें मैंने मीकोटेक्स में दी हैं, और उसके बाद अब सफायर में आ रही है, सफायर डेनिम लाहौर। माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अहमद साहब कराची से जी, और फिर नाज़ली साहब। The 2 questions and then we will be finishing this session। टाइम हो चुका है, जो लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं हमारे गेस्ट, they're allowed to leave, ताकि हमारी कमिटमेंट ओवर ना हो जाए। जी अहमद साहब जनाब कराची से। सबसे पहले तो आवाज भी तो ऊंची करें जरा प्लीज, लाउड। आवाज आ रही है? बहुत थोड़ी आ रही है। अब सब आवाज आ रही है? थोड़ी सी बेहतर हुई है। अच्छा यार, गला जवान आदमी, ऊंची बोलो। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा शाहिद साहब का कि उन्होंने इतने अच्छे गेस्ट को लाए। बेटा टाइम थोड़ा तकल्लुफात का, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जी सर मैं ये पूछना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या यूएसपी थी जिसको मतलब आपने पूरी लाइफ जो एंटरप्रेन्योर का जो आपकी जर्नी रही है उसको देखते हुए आपकी क्या यूएसपी थी? जी माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैंने अहमद, वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में किए वो सारे नए थे। आई मीन मैंने जो चीजें आपको बताई, क्योंकि मैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपने किसी ऐसी फील्ड में जाना पड़ेगा जो नई हो, जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर जो है ना वो कम से कम है। और जो चीज मुझे नजर आ रही है अरशद साहब में, वो इनकी सादगी है। ये सिंपल सादा गुफ्तगू है, ये अपने आप को नुमाया नहीं करना चाहते। ये इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनसे बड़ी प्यारी बात करवाई, और ही डजंट वांट टू बी प्रोमिनेंट, ही इज हम्बल। ये इतना कुछ पढ़ने के बाद एक इंटरेस्टिंग खूबी इनकी ये थी कि सारी जिंदगी सीखते रहे हैं। जॉब की फिर मौका मिला, देखो ना लोग तड़पते फिर रहे हैं, वो भी पैदा हुए नहीं, बीबीए करते हैं, कहते हैं एमबीए करना है।
वो हम कहते हैं यार बीबीए की है ना 10 साल काम करो यार। हाँ जी, आप जल्दी किस चीज के यार। ये सारे हमारे जो लोग आए हुए हैं एमबीए एग्जीक्यूटिव एमबीए अक्सर लोग वो जनाब ये साल बीबीए करते हैं। नासिक साहब हाँ जी माशाल्लाह, वो अल्लाह के बंदो पहले जनाब शादी करो, तुम जॉब करो, बच्चे बड़े हो जाए यार, फिर आ जाना एमबीए करने। तो ये देखिए अरशद साहब की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सारी जिंदगी सीखते रहे और अपनी जाने ना पाई स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। डिप्लोमा कर लिया, फिर बाद में एमबीए कर लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया में तल्लुकात बना लिए, अमेरिका में तल्लुकात बना लिए। तो अब ये बर्ड इन हैंड बनाने में लगे हुए थे सारी जिंदगी, एंजॉय भी करते रहे और अभी इस 50 इयर्स की एज में सीखते जा रहे हैं। तो ये एक अलग यूएसपी है। नाज़ली साहबा क्विक वन जी। अदीम साहब, अदीम। तो जनाब इस दुआ के साथ के अल्लाह सुब्हान तआला जी वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है जी? जी जी। देखना आप लोगों ने इतनी देर लगा दी ऑन करते हुए। मैं जस्ट क्विकली सर डॉक्टर अदीम कह रहा हूँ जी, बताएं अदीम सर। मेरा सर क्वेश्चन ये है बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब अभी बड़े अच्छे सेशंस हुए हैं लास्ट जो है वो मैं कल से मैं ले रहा हूँ। बट ये है कि मुझे जो हमें जो यहाँ पे बिजनेस मैं तो 3 दफ़ा बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन सर अल्टीमेटली जो इशू आता है ना वो हमेशा पेमेंट्स के ऊपर इशू आता है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली एग्रीरियन हूँ और उसके बाद मैं बिजनेस में आया हूँ। तो इस सेक्टर के अंदर बेसिकली जो है ना वो ज़्यादातर बिजनेस जो है वो क्रेडिट बेस्ड है। पेमेंट्स जो है एग्री बिजनेस सेक्टर की बात कर रहा हूँ सर। ओके चलिए ठीक है जनाब, जज़ाकल्लाह। आपका चाहूंगा कि तरह इसके ऊपर अगर रोशनी डाल अभी आज पहले दिन में इतने मुश्किल सवाल नहीं पूछते थे डॉक्टर साहब, वो अभी पूरा कोर्स चलना है, इतने मुश्किल सवाल आप पहले दिन पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा जरा डाइजेस्ट करें, बहुत सारी चीजों को सीखें। मोहित अरशद साहब कमेंट करना चाहें इनको? जी जी बिल्कुल सर। सर ये जो बात इन्होंने की कि मैं वो उस बिजनेस सेक्टर में हूँ जिसमें जो है वो क्रेडिट की लिमिट्स बड़ी लंबी लंबी चलती हैं और शायद इनको पेमेंट का इशू है। तो सर इस कोर्स में यही तो सिखाया जा रहा है कि आपने जो है वो जो बिजनेस स्टार्ट करना है, जो बर्ड इन हैंड जो क्रिएट करने हैं, अपने जो सिलेक्शन करनी है वो इस तरह करनी है कि आप उसको कोप कर सकें। जी जी। अपना जो आपने एक स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें रिस्क की कैलकुलेशन बताई थी आपने कि अफोर्डेबल रिस्क, कि अगर आप हाँ अफोर्डेबल लॉस, अगर आप ऐसे किसी सेक्टर में काम नहीं कर सकते तो आपको उसमें जाना ही नहीं चाहिए, छोड़ दें उसको, लिमिटेशन है बिल्कुल।